अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। कल साल का बदतरीन दिन था इस लिहाज से कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 3.32 खरब रुपए सरमायाकारों के डूब गए और इसकी वजह से जो असरात पड़े उसके तहत पाकिस्तान पे बैरूनी कर्जा 50 खरब रुपए पे पहुंच गया। ये क्यों हुआ, इसके असरात क्या पड़ेंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। जुबैर मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं एक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। उनसे चल के जानेंगे कि पाकिस्तान में जो डबल डिजिट में महंगाई जा रही है उसका असर क्या पड़ेगा, गरीब आदमी के लिए अभी कितना मुश्किल वक्त और है। जो शौकत तरीन साहब कहते हैं कि ये आर्जी है, आइंदा आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी और डॉलर भी वापस चला जाएगा नीचे की तरफ 165 पे उसको होना चाहिए। ये क्या ऐसे ही होना मुमकिन है या नहीं? हम चलते हैं, बात करते हैं जफर मोती साहब से, फॉर्मर डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, आज थोड़ी सी रिकवरी तो हुई, लेकिन कल जो वाकया हुआ, इतना पैनिक जिसकी बुनियाद के ऊपर खरबों रुपए सरमायाकारों के डूब गए। रुपए की कदर में और कमी हुई, 15% कमी हो गई, सोने की कीमत चढ़ गई, इकोनॉमी के ऊपर उसके इंतहाई बुरे असरात पड़े और पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जे 50 खरब रुपए तक पहुंच गए। इस बारे में फरमाइए, ये क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या पड़ने वाले हैं? देखिए, जब से ये नई हुकूमत आई है तो इकोनॉमी को संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। कोविड भी इसमें अपना रोल प्ले किया, स्लो डाउन ने भी रोल प्ले किया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो रिजर्व्स थे पाकिस्तान में ऑयल ख़रीदने के, इंपोर्ट करने के, वो कम होते जा रहे थे। और IMF ने जो अपना जो कर्जा दे रही है जिस तरह टुकड़ों में, उसमें भी उन्होंने जो चीज़ें रखी हैं, जो उन्होंने लाजिम किया हुआ है कि हम ये सब चीज़ें करें, ये सब पॉइंट्स को हैंडल करें, तो उसमें एक जो था वो ये था कि स्टेट बैंक को बिल्कुल अलग कर दिया जाए। और स्टेट बैंक जो है वो अब 2 मरतबा, यानी नवंबर में भी और दिसंबर में भी अभी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की मॉनेटरी पॉलिसी की खबरें थी। तो वो जो था उसने पहले से ही इन्वेस्टर्स डरे हुए थे, उसने एक ट्रिगर इफेक्ट दिया और अपना ट्रेड डेफिसिट तो अलग चल ही रहा था। सोने पर सुहागा ये कि डबल डिजिट के इंटरेस्ट रेट, क्योंकि टी ऑक्शन बिल जो हुए हैं, टी बिल्स के ऑक्शन जो हुए हैं, उसमें नजर आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट को डबल डिजिट में ले जाया जाएगा। अब ये जो एरा है डबल डिजिट वाला, ये काफ़ी सालों बाद हमारे मुल्क में आया है और इसका इस टाइप की इकोनॉमी के चलने के साथ इफेक्ट लोगों को ये लग रहा है कि उनको, इंडस्ट्रियों को, कि उनको बड़ा महंगा कर्जा मिलेगा, आम कंज्यूमर को महंगा कर्जा मिलेगा, जो बिजनेसेस नए स्टार्ट करने वाले हैं उनको महंगा मिलेगा। हाउसिंग के लिए भी अब तो खबरें आ रही हैं कि उसमें भी थोड़ा बढ़ाएंगे। तो ये सब खबरों ने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पैनिकी किया और उन्होंने सेल ऑफ पैनिक सेलिंग शुरू कर दी। अब उसमें ये था कि जो हमें $3 बिलियन आने के थे, सऊदीया के आने के हैं, साइन तो हुए हैं, वो भी नहीं आए। और उसके आने के बावजूद जबकि साइनिंग हो गई तो हम सब समझ रहे थे कि अब डॉलर कहीं पर जाकर सांस लेने देगा पाकिस्तानी रुपये को, लेकिन डॉलर ने मुक्केबाजी अपनी कम नहीं की और अभी भी वो बड़ा स्ट्रांग जा रहा है और रुपये वीक हो रहा है। और इसकी वीकनेस की वजह से जो महंगाई का तूफान आएगा और मिनी बजट की खबरें, जो मिनी बजट में जो खबरें दे रहे हैं, और खुद FBR के चेयरमैन ने कहा कि मिनी बजट तैयार है। तो मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं सुना कि भाई मिनी बजट तैयार है को अनाउंस करते हैं। तो ये इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई मिनी बजट तैयार है, महंगाई होगी, टैक्स नए लगेंगे, कंस्ट्रक्शन में भी टैक्स है, जहां जहां मराद दी गई थी, सब्सिडीज दी गई थी, वो खत्म की जाएंगी। जो 200 यूनिट से ज्यादा एक महीना भी यूज करेगा तो वो 200 यूनिट के उसके अंदर नहीं आएगा। तो ये सब खबरों ने कैपिटल मार्केट पर बहुत डैमेज किया और उसका आपने एंड रिजल्ट देख लिया कि 43,000 के करीब आ गए थे, 44,000 टूट कर, और आज जो है 2-4 मरतबा 43,000 भी ब्रेक किया, लेकिन आखिरी वक्त पर रिकवरी हुई है और थोड़ी अच्छी साइंस आई हैं कि भाई ये अब यहाँ पर मार्केट का टर्न अराउंड हो सकता है। अच्छा, टर्न अराउंड हो सकता है, इसकी कोई आपको उम्मीद है जबकि इतनी बुरी सूरत हाल चारों तरफ मौजूद है?
देखिए, हमारी मार्केट्स भी जब रिएक्ट करती हैं तो ओवर रिएक्ट करती हैं। तो जब ओवर रिएक्शन में 2000 पॉइंट निकल जाना, वो ओवर रिएक्शन हो गया। अब जो आज सुबह से मार्केट संभलने की कोशिश हो रही थी और आखिरी वक्तों में जो मार्केट में बाइंग के ऑर्डर्स आए हैं, क्योंकि आज जुम्मे को 2 सेशन होते हैं, तो दूसरे सेशन में भी मार्केट नेगेटिव में थी, लेकिन जो बाइंग के ऑर्डर्स नीचे के लेवल पर आए हैं वो लगता है कि 43,000 प्राइस फ्लोरिंग हो गई है। और अब जो ये लोअर प्राइसेस पर स्टॉक्स हैं उसके लिए नए इन्वेस्टर शॉप अराउंड करेंगे। ठीक है, नए इन्वेस्टर शॉप अराउंड करेंगे। अब ये फरमाइए कि डॉलर जो है उसकी उड़ान तो चलती चली जा रही है, वो नीचे नहीं आ रहा, उसके लिए क्या किया जाएगा? जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये देख लीजिए, हमने अभी बात की कि 50 खरब रुपए पाकिस्तान पे कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। इतना हैवी बजट, इतना हैवी कर्जा है जिसकी कोई हद नहीं, इससे निकलने की भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। इनके असरात क्या पड़ेंगे हमारी इकोनॉमी के ऊपर? देखिए, असरात जो पड़ रहे हैं वो आपके सामने हैं, आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में जवाब दे दिया है। इंपोर्ट महंगा होता जा रहा है। आप जो इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का जो फर्क है वो इतना बढ़ गया है कि जो असल एनालिस्ट हैं, जो रियलिटी चेक करते हैं, ये गवर्नमेंट के एनालिस्ट नहीं, जो असल एनालिस्ट हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती है कि हम ये कर्जा, ये फर्क, इसको किस तरह हैंडल करेंगे। अच्छा, बार बार रेमिटेंस की बात आ रही है, रेमिटेंस आ रही है, रेमिटेंस आ रही है। ये रेमिटेंस का भी जो एक छुपा हुआ था कि भाई कितनी आ रही है वो पता नहीं चलता था, क्योंकि 2 किस्म के चैनल होते थे, एक ऑफिशियल और अनऑफिशियल। वो भी अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि इतनी ही रेमिटेंस आ रही है और इतनी जगह से आ रही है, जो पहले पता नहीं था, जिसकी वजह से आपका डॉलर एक मेंटेन हो जाता था। अब मेंटेनेबिलिटी उसकी नहीं है। और जब भी, अजीब बात यह है कि जब भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से खबरें आती हैं कि भाई अब डॉलर गिरेगा और अब रुपी स्ट्रांग होगा, तो उसी मिनट इंट्रा बैंक के अंदर डॉलर को स्ट्रेंथन मिलती है। तो इंट्रा बैंक के अंदर जब ये हो रहा है, स्टेट बैंक की अंडर सुपरविजन है, स्टेट बैंक ऊपर खड़ा है, तो ये आम आदमी तो जाहिर है वो घबरा जाएगा। और वही घबराहट है कि जितनी भी अच्छी खबरें आ जाती हैं, जब अच्छी खबरें आती हैं तो डॉलर घटकर 40-50 पैसे, 75 पैसे, रुपया नीचे आता है, लेकिन बढ़ता है दूसरे दिन ही, उसी 2-3 घंटे के बाद फिर 1-2 रुपया जंप कर देता है, जिसकी वजह से लोगों को घबराहट हो गई है। और उसका आप जो कह रहे हो कि इसका किस तरीके से इससे निकलना चाहिएगा, उसके अंदर बहुत इफ्स है, जो गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि कमोडिटीज सस्ती होंगी दुनिया में। अब ये प्रिडिक्ट करना कि अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि अब हम सब चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, हम फूड सिक्योरिटी वाला मुल्क नहीं रहा है, हमारा तो फूड स्टफ भी अब बाहर से आ रहा है, गंदम, चीनी, दालें, और मेरे ख्याल में थोड़े दिन में तो और भी चीजें बढ़ जाएंगी। तो ये, और इवन कॉटन, तो ये सब देखते हुए कॉमोडिटी के ऊपर डिपेंडेंट के, या अल्लाह कॉमोडिटी के भाव दुनिया में कम कर ताकि हम लोग बच जाएं, ये एक बहुत बड़ी दुआ है। दूसरी जो है वो ये है कि अब आपको जो थोड़ा बहुत सांस मिला है ऑयल में भी, ये आप शुक्रिया अदा करें अमेरिकन का, जिन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने चाइना को, इंडिया को खुद अपने जो रिजर्व्स थे उनको ओपन अप करने का कहा, क्योंकि ओपेक नहीं मान रहा, सऊदिया नहीं मान रहा नीचे प्राइसेस को लाने के लिए, और पूरी दुनिया परेशान है हाई प्राइसेस की वजह से। तो ये जो थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिली है, अब ये देखना है कि ओपेक ना माने और ये प्राइसेस भी अगर मेंटेन होंगे तो भी हमारे जैसे मुल्क के लिए, जिसका अब 75% इंपोर्ट नहीं है, 85% आपका फ्यूल का जो है बिल वो इंपोर्टेड है, और बाकी 15% हम खुद पाकिस्तान में पैदा कर रहे हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा, ये फरमाइए, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि इंटरेस्ट रेट के बारे में डबल डिजिट की बात हो रही है, तो अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शौकत तरीन साहब की, जिसमें इस तरह का इंदिया भी उनकी तरफ से सामने नजर आया, और ये भी कि 1.5 महीने के बाद इसको अनाउंस किया जाया करेगा कि इंटरेस्ट रेट कितना होने जा रहा है। ये ज़्यादा तशवीश का बायस बन रहा है आप लोगों के लिए, इन्वेस्टर के लिए, और जो जिसने कर्ज लेना है उसके लिए। देखिए, जब एक सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती, एक कंसिस्टेंट नहीं रहती, एक रूल बना हुआ था कि इतने महीनों के बाद मॉनेटरी पॉलिसी आया करेगी, तो वो पूरी पाकिस्तान को उसका आइडिया होता था। अब जिस स्पीड से मॉनेटरी पॉलिसी ने जल्दी जल्दी आ रही है,
तो जाहिर है इन्वेस्टर, पाकिस्तान की इकोनॉमी देखने वाले इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, ये सब जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, ये सब जो है ये देखते हैं कि भाई इतनी जल्दी इतनी परेशानी क्यों है। फिर आपको अब आईएमएफ की तरफ से जो जो लवाजमात करने हैं, जो जो उन्होंने कंडीशंस रखी हैं, वो सबके सामने हैं। और वो होते हुए आप ये समझें कि भाई अब ये इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि बात तो अब सबके सामने खुल गई है कि ये डबल डिजिट के अच्छा, अब अगर आप ये भी सोचें कि डबल डिजिट ना होगा तो भी हम डबल डिजिट के करीब तो आ गए ना। तो ये जो परेशानी है डबल डिजिट की, वो एक साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रही है तमाम इकोनॉमिस्ट को, बिजनेसमैन को, अपना जो स्टॉक है कैपिटल मार्केट को, जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं रेमिटेंस को, उनको भी। तो ये जो है ये इंटरेस्ट रेट का बढ़ना जो है वो ये बता रहा है कि ये इस टूल की वजह से, इस हथियार से कंट्रोल करना चाह रहे हैं महंगाई को, जो पहले भी कई मरतबा ये एक्सरसाइज हुई है हमारी जिंदगी में, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि सप्लाई साइड ही हमारी कम है, डिमांड हमारी अब 23 करोड़ आवाम की है, मुल्क में जो पैदा हो रहा है वो इतना नहीं है कि वो 23 करोड़ आवाम को खाना पीना दे सके। तो ये महंगाई तो बढ़ती जा रही है। अब जब महंगाई बढ़ रही है तो उसको इस हथियार से कंट्रोल करना मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकेगा। आपको आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट का है कि इन्फ्लेशन रेट 3 महीने में नीचे आ जाएगा, शौकत तरीन साहब भी कह रहे हैं कि सिर्फ 3 महीने की बात है, मार्च के बाद इन्फ्लेशन रेट कम होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई उम्मीद नहीं लगती ऐसी? देखिए, इन्फ्लेशन रेट का परसेंटेज जो गवर्नमेंट बता रही है और जो हम स्ट्रीट पर देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, उसमें काफी फर्क है। और अगर इन्फ्लेशन रेट आपका डबल डिजिट में चला जाता है, पहले तो ये जरूर हुकूमत को हम फेवर देंगे, सब लोगों को देनी चाहिए कि दुनिया में इन्फ्लेशन हुआ है, कनाडा में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, 6.4 की भी खबरें हैं इन्फ्लेशन की कनाडा में। तो ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके और लोगों को वो दे सके, रिलीफ दे सके। जब वो रिलीफ नहीं दे सकेगी तो मेरे ख्याल में मुझे इन्फ्लेशन 1-2% घट भी गया तो भी आम आदमी को रिलीफ मिलने का चांस नजर नहीं आता। उसकी आप एग्जांपल ले लें कि ये जो कह रहे हैं कि 50,000 से कम वालों को हम इतने रुपए देंगे, ये वो, भाई आप यूटिलिटी स्टोर पर आप जो आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उस यूटिलिटी स्टोर के आप जो असासे हैं उनके जो नीचे यूटिलिटी स्टोर है और ऊपर उसके आप बिल्डिंग बना सकते हो, कुछ कर सकते हो, उस पर गौर करें, उसको प्राइवेटाइज करें, या कम से कम उसको एज अ टूल लोगों को रिलीफ देने के लिए कोशिश की जाए। क्योंकि नया वो री इन्वेंट द व्हील जो होता है ना, कि दोबारा टायर बनाना, ये बेकार बात है और इसमें खतरा ये होता है कि करप्शन बढ़ जाता है। बहुत मेहरबानी साहब, जुबैर मोती साहब, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मोती साहब की बात से हमें पता चल रहा है दुनिया में इन्फ्लेशन मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी इंतहा दर्जे कमज़ोर है और इसके असरात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अगर कर्जा भी जिस तरह से लोग लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में चला गया तो सरमायाकारों का जो इंटरेस्ट है वो और ज़रा कम हो जाएगा कर्जा लेने में। पैनिक की सूरत हाल बरकरार रहेगी और इस पे अगर लोग इसी तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो उनको नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है। इस सूरत हाल के बारे में हम आइंदा आने वाले दिनों में भी आपको खबरदार करते रहेंगे, लेकिन अभी कोई अच्छी खबर नहीं है इकोनॉमी की मार्केट से, मईशत की मार्केट से, मईशत की तरफ से। और हकीकत यह है कि इसके असरात आम आदमी की ज़िंदगी पे अच्छे पड़ते नज़र नहीं आते। अब इजाज़त दीजिए एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने अगले सेगमेंट में आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हम करने जा रहे हैं बात ईवीएम के हवाले से। प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए 33 बिलों के ऊपर और वो कानून का दर्जा अख्तियार कर गए हैं। इसके मुताबिक पाबंदी होगी क्या कि इलेक्शन अब ईवीएम के जरिए ही करवाए जाएं। समंदर पार वोटिंग का भी हक मिल गया है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत ये पावर नहीं दी गई कि वो जैसे चाहें इलेक्शन करवाएं? इस सूरत में क्या ये मुतसादिम होंगे दोनों, एक कानून और एक आइन?
तो ऐसी सूरत में फैसला किसके पास होगा, कौन क्या करेगा, इस हवाले से बात करते हैं। अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट पिल्डेट के। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल महबूब साहब। वालेकुम अस्सलाम रऊफ साहब, थैंक यू। सर ये बताइए कि प्रेसिडेंट ने 33 बिलों पे साइन कर दिया और उसके बाद बाबर अवान साहब ने बताया कि कहा कि अब जो इलेक्शन है वो हतमी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे और ये कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया है। ये जो बिल थे ये अब कानून का दर्जा अख्तियार कर चुके हैं। इस मामले में तो ये पेशरफ्त हुई, लेकिन पंजाब ने एक कदम और आगे बढ़ा के तेरी दिखाई है और वो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाब ही पंजाब के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। ये इतनी तेज़ी की इनको क्या ज़रूरत है और क्या ये इस तरह से डिक्टेट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को? देखिए, सियासी बयानात की बात तो अलग है, वो तो सियासतदान जानते हैं कि क्या उनकी सियासत को सपोर्ट करती है बात, लेकिन हकीकत की बात यह है कि ये तो फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि क्या ये मुमकिन होगा इतने वक्त के अंदर कि 2023 में होने वाले आम इंतखाब में ईवीएम्स इस्तेमाल हो सके। ये बात तो सही है कि कानून बन गया है, अब इस कानून के ऊपर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन के लिए भी लाजिम है, हम सब के लिए भी लाजिम है, हम इसे पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन बहरहाल ये कानून है, इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। मैं भी इसका हामी हूँ कि अब चूंकि कानून बन गया है इस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि अमली तौर पे क्या ये मुमकिन है कि ये इतने अरसे में ईवीएम्स को प्रोक्योर किया जा सके और फिर उसके जुमला मामलात हैं वो तय किए जा सके। और दूसरी बात रऊफ साहब जो बहुत अहम है वो ये कि कौमी असम्बली में ये कानून जिस तरह से पास हुआ था, जिस शक्ल में पास हुआ था, उसके मुकाबले में जो कानून अब जॉइंट सिटिंग में पास हुआ है वो मुख्तलिफ है और उसके अंदर बहुत एक सिग्निफिकेंट चेंज की गई है और उसके अंदर ये अल्फाज ऐड कर दिए गए हैं कि इसको मशरूत कर दिया गया है इलेक्शन की सिक्योरिटी और इसकी सीक्रेसी से, यानी ये ईवीएम यूज होंगे और ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी वोट का फैसिलिटी इस्तेमाल होगी, बशर्ते कि इसमें वोट की सीक्रेसी और वोट की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता हो। ये अल्फाज पहले नहीं थे कानून के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन को कि अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचे कि ये इस वक्त जो ईवीएम्स का निज़ाम है और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग का निज़ाम है उस पर सीक्रेसी और सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होती तो फिर वो ये कराने के पाबंद नहीं है। और कल मैं सुन रहा था अटॉर्नी जनरल साहब की गुफ्तगू, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे गालिबन। ठीक है, अब ये फरमाइए कि ये जो पंजाब वाला हुआ मामला, आपने देखा होगा कल ही जो बयान आया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और वो ये है कि बल्दियाती इंतखाबात भी ईवीएम के जरिए किए जाएंगे। ये किस तरह से मुमकिन होगा? मतलब ये तो बहुत ज्यादा उजरत का फैसला नहीं है? अब मैंने उसके अल्फाज तो नहीं देखे, लेकिन अगर उन्होंने ये पार्लियामेंट के इस कानून की मंजूरी के बाद ये महसूस किया है कि अब उन्हें सूबे के अंदर भी ये करना चाहिए, तो ये तो एक लॉजिकल बात लगती है। लेकिन अगर उनकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि ये 6 महीने से भी कम अरसे में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, गालबन 3 महीने में जी मार्च में, उसके अंदर ईवीएम्स इस्तेमाल हो जाए, तो वो तो नामुमकिन सी बात है। ये तो 2023 के इंतखाबात में भी ईवीएम्स का इस्तेमाल मशकूक लग रहा है क्योंकि टाइम काफ़ी नहीं है। तो 3 महीने में होने वाले में वो ख्वाहिश का इजहार तो किया जा सकता है, लेकिन ये बात तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो कानून तो बन जा रहा था, ये पता था कि सदर ने साइन कर ही देने हैं, 33 बिल जॉइंट सेशन से मंजूर हुए, उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए गए, दस्तखतों के लिए वो दस्तखत हो ही जाने थे, उस पर कोई रुकावट नहीं आनी थी। फिर इस तरह के बयानात का कोई फ़ायदा था? क्या कानून आपस में तसादुम में है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर फवाद चौधरी साहब को ये कहना पड़ा कि अगर ये जो इलेक्शन है ये ईवीएम के जरिए ना करवाए गए तो इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोक लिए जाएंगे? ये कहने की क्या जरूरत पेश आ गई?
मैं खुद बहुत हैरान हूं उनके इस बयान पे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब एक पॉलिटिकली भी बहुत मैं समझता हूं कि ज़ीरक शख्स हैं, यानी वो पॉलिटिक्स को समझते भी हैं और इन कानूनी मामलात को भी अच्छी तरह समझते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट अमूमन उनकी पोजीशन होती है, और बाज़ औक़ात तो वो पॉपुलर थिंकिंग से हटके भी बात कर रहे होते हैं। मसलन पिछले दिनों उन्होंने जो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर एक पोजीशन ली थी, वो आमतौर पे जो इस वक्त एक एकोमोडेशन का या समझौते का एक रिवाज चला हुआ है, उन्होंने उसकी मुखालफत की थी और स्टेट की इनेबिलिटी के बारे में बात की थी कि वो एक्सट्रीमिज्म को हैंडल नहीं कर पा रही। तो उनकी इस बैकग्राउंड में उनकी तरफ से ये कहा जाना, ये मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। मैं खुद भी इसे नहीं समझ सका हूं, सिवाय इसके कि इसका नतीजे इसके नतीजे में वो शायद इलेक्शन कमीशन पे कोई दबाव शायद डालना चाह रहे हो, लेकिन वो भी बेकार सी बात है, इसलिए कि वो इस कदर दबाव तो उस चीज का होता है जिसकी कोई पॉसिबिलिटी हो। चूंकि फंड रोके जाने की कोई पॉसिबिलिटी कानूनन भी नहीं है, तो कैसे ये बजाय इसके कि उसके मुकाबले में हुकूमत के लिए एक यूँ समझे कि उसकी बदनामी हुई, क्योंकि बाद में फिर बाकी वज़रा ने भी ये बात कही कि कैबिनेट ने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया, बल्कि इस बारे में सीरियस क्वेश्चन भी नहीं था, वो तो एक कैजुअल डिस्कशन थी जिसमें कुछ लोगों ने राय दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक गालिबन गलती थी उनके बयान पे। अच्छा, ये फरमाइए कि ये गलती तो थी, मतलब बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट जज्बाती तौर पे दे दी होगी या जैसे भी मतलब उन्होंने किया, पता नहीं क्या सोच के दिया। ये फरमाइए कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या कोई ऐसा कानून है, जो कंवर दिलशाद साहब से कल मेरी बात हो रही थी, वो कह लगे कि आइन ने इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया हुआ है कि उनकी सवाबदीद है, वो जैसे चाहें इलेक्शन करवाएं। ये सवाबदीद उनकी क्या मुतसादिम नहीं होती फिर इस कानून से, या ये कि इस कानून के आने के बाद बाकी शिकें जो हैं वो खुद ब खुद मनसूख हो जाती हैं, इलेक्शन कमीशन का राइट भी ख़त्म हो जाता है कि वो अपनी मर्जी को मुसलत करने की पोजीशन में आए? देखिए, ये तो बात एक मुसल्लमा है कि अगर कोई चीज़ दस्तूर में है तो वो ज़्यादा सुप्रीम है किसी कानून के मुकाबले में। कानून में जो भी चीज़ आती है वो दस्तूर के ताबे होती है, दस्तूर कानून के ताबे नहीं होता। तो ये जो कानून आया है, इस कानून को आपको देखना होगा वो आर्टिकल 218 के ताबे, कि वो इलेक्शन कमीशन को तकरीबन स्वीपिंग पावर्स देता है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी है कि वो जो मुनासिब समझते हैं वो करें, टू एंश्योर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और उस पर करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। तो ये एक इतनी स्वीपिंग चीज है, ये है मेन चीज। अब ये किस तरह से करवाएंगे इलेक्शन, किन चीजों को यूज करेंगे, ये तो सेकेंडरी बात है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन के पास दस्तूर की दी हुई स्वीपिंग पावर्स हैं, और वो उन स्वीपिंग पावर्स की वजह से ये इस किस्म के जो कानून के तहत करने वाली चीजें हैं वो उसी के तहत ही देखेंगे, उसकी रोशनी में देखेंगे। अगर कहीं दस्तूर की मंशा की खिलाफ वर्जी हो रही होगी तो फिर ये कानून जो है उस हद तक यूँ समझिए कि साकित हो जाएगा, या उस हद तक वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। अच्छा, ये फरमाइए कि इलेक्शन से 3 महीने पहले हुकूमत तब्दील हो जानी है, हुकूमत जो है गैर जानिबदार हुकूमत बन जाएगी, क्या उस वक्त उसके पास ये मैंडेट नहीं होगा कि वो आके जैसे चाहे उस तरह, चूँकि उसको ये पावर होगी कि वो इंश्योर करे कि इलेक्शन गैर जानिबदार होंगे और इलेक्शन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करती हो, तो वो उनकी पावर्स क्या होंगी, वो किस तरीके से इलेक्शन करवाने के बारे में सोचेंगे कि 3 महीने में उनको इलेक्शन करवाना है, आके वो इलेक्शन कमीशन को क्या क्या कह रहे होंगे, मतलब ऐसी सूरत में? देखिए, आजकल भी इन दिनों में भी जहां तक इलेक्शन का मामला होगा, हुकूमत की किसी मर्जी या ख्वाहिश के मुकाबले में इलेक्शन कमीशन का जो रवैया या जो उनका फैसला होगा वो ज्यादा सुप्रीम होगा, आजकल भी। ठीक है, लेकिन जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी तो उस जमाने में तो यूं समझिए कि इलेक्शन कमीशन, हमने पिछली दफा भी 2018 में भी देखा था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो प्रैक्टिकली
वो असल में डिपेंडेंट होती है इलेक्शन कमीशन पे, और हुकूमत दर हकीकत इलेक्शन कमीशन ही होता है। अगर कोई इंटरिम गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट अपने किसी ऑफिसर का तबादला भी ना कर सके इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के बगैर, तो इसका मतलब तो खास साफ वाजे है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन की होती है। दूसरे मुल्कों में भी, इंडिया में भी यही होता है। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑल पावरफुल होगा, आज से भी कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। तो उस वक्त यह जो फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन का होगा, और इंटरिम गवर्नमेंट को, केयरटेकर गवर्नमेंट को उसे फॉलो करना पड़ेगा उस वक्त भी। और मैं समझता हूं कि आज भी इलेक्शन के मामलात में इलेक्शन कमीशन की ही बात हरफे आखिर होगी। जैसा कि अहमद बिलाल महबूब साहब ने फरमाया कि जिस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी उस वक्त तमाम सवाबदीद इलेक्शन कमीशन की होगी कि वो जैसे चाहे इलेक्शन करवाए। उस वक्त ये लाजिम नहीं होगा उनके ऊपर कि वो ईवीएम के जरिए इलेक्शन करवाने जा रहे होंगे। तो इस सूरत में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो कानून है ये मुतसादिम है आइन के साथ, और इस मुतसादिम होने में बहरहाल हतमी राय इलेक्शन कमीशन ही की होगी, वो जैसे चाहेगा करेगा। अभी इजाज़त दीजिए एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अगले सेगमेंट में आपसे मिलेंगे। वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हम बात करने जा रहे हैं उस एहतसाब के हवाले से जिसका नारा पीटीआई ने लगाया, और लोगों का ये एतराज़ कि ये एहतसाब कब मुकम्मल होगा और कब लोग सुकून का सांस लेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे कान पक गए हैं सुनते सुनते कि एहतसाब एहतसाब एहतसाब, लेकिन साबित कुछ भी नहीं होता। लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स की होती है। हुकूमत के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगते, हुकूमती अहदेदारों के ऊपर नहीं लगते। अब इमरान खान साहब ने कल ये कहा कि आपको चाहिए कि हुकूमती अहदेदार भी अगर करप्शन में मुलविस हैं तो उनके खिलाफ भी एहतसाब करें। ये किस हद तक एक नारा है और किस हद तक एक हकीकत है, इस बारे में चल के बात करते हैं। अहमद जवाद मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल साहब, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। ये फरमाइए, इमरान खान साहब ने कल ये कहा कि चाहिए ये कि अगर आप दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करते हैं, तो अब आप ओपनली आपको चाहिए कि हुकूमती जो लोग हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करें। इससे उनकी क्या मुराद है? क्या उनको को पता चल गया है कि कुछ लोग मुलव्विस हैं ऐसे जिनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, या एक जनरल पब्लिक को एक इम्प्रेशन देने के लिए है कि इमरान खान साहब अब ओपन होने लगे हैं, अब अगर तनकीद है उनके ऊपर इस तरह की कि सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ इंक्वायरी होती है और किसी के खिलाफ नहीं होती, उस तनकीद को ख़त्म करना? देखें अब्दुल रऊफ साहब, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं तकरीबन ओवर 2 डिकेड्स, मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि इमरान खान कभी भी अगर किसी की करप्शन है और वो उसको बचाने की कोशिश नहीं कर सकते, और ये पैगाम देने का गालबन मकसद भी यही है कि अगर कोई हुकूमती इदारे अगर ये समझते हैं कि हम अगर हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इससे प्राइम मिनिस्टर या मुल्क की लीडरशिप जो है वो नाराज होगी, तो उसको उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि हम इस चीज को वेलकम करेंगे कि अगर अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस और केसेस हैं, और अगर कहीं पे इदारे ये समझते हैं कि हुकूमती ओहदेदार भी किसी चीज में इन्वॉल्व हैं, तो वो उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करें। इसमें हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। ऐसे में ये देखिए ना कि बहुत से हुकूमती वज़रा ऐसे हैं, मैं नाम ना भी लूँ तो भी लोग समझ जाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के भी ऐसे लोग हैं, भाई भी हैं, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात में पेशरफ्त होती है लेकिन फिर आगे कुछ भी नहीं होता। तो लोग ये समझने पे बजा होते हैं कि फिर ऑपोजिशन ही के लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ बयान ही है एक। नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है। अगर आप पीटीआई की हुकूमत के तकरीबन 3.25 साल अगर आप देखें तो बहुत से हुकूमती ओहदेदार, जिसमें मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, अलीम खान शामिल हैं, जिसमें आजम स्वाति शामिल हैं, जिसमें केपी में अजमल जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे केपी में, वो भी इसमें शामिल हैं,
और भी बहुत सारे ऐसे MNAs और MPs भी शामिल हैं कि जिनके खिलाफ तहकीकात भी हुई, उनको जेल में भी रखा गया, उनके ऊपर केसेस चले भी और शायद अब भी चल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि PTI की हुकूमत में हुकूमती ओहदेदारों के ऊपर मुकदमात नहीं चलाए जाते या उनको मुबर्रा करार दे दिया है किसी इन्वेस्टिगेशन से, और ये सिर्फ बयान की हद तक नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको इसके हवाले से मजीद आपको अमली इक़दाम भी नजर आएंगे। हाँ, लेकिन बात की आजम स्वाति साहब की, तो वो कैबिनेट में मौजूद है, उसी तरह से या तो होता ना कि मतलब वो होता तो उनको हटा दिया गया होता। अलीम खान साहब भी थे, अब वो अपनी वजूहात की बुनियाद के ऊपर अलहदा हुए, लेकिन अदरवाइज उनको होता तो फिर मिल ही गया था। अब एक तरफ तो ये है कि मुकदमा अभी तक चल रहा है और उन लोगों को उनकी जो पोजीशन है वो वापस मिल जाती है, और दूसरी तरफ ये है कि अभी इल्ज़ाम है, साबित कुछ भी नहीं हुआ, और साबित ना होने के बावजूद गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पकड़े भी जाते हैं, जेलों में भी रहते हैं। तो लोग फिर सोचने पे क्या हक बयान में नहीं होते कि जब ऑपोजिशन की बारी आती है तो बगैर साबित हुए गिरफ्तारी हो जाती है, और जब हुकूमती लोगों की बारी आती है तो आप पहले साबित करें और बाद में गिरफ्तारी होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो अपोजिशन की अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 90% लीडरशिप जो मुख्तलिफ केसेस में जो दरकार थी और जिन पे केसेस चल रहे थे, वो 90% तो जमानतों पे हैं। वो जमानतों के बाद वो चाहे पाकिस्तान के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं या वो लंदन पहुंच गए हैं या कहीं भी पहुंच गए हैं। तो देखें, ये तो ये सिलसिला जो है वो सिर्फ हमारे पार्टी के मेंबर्स के साथ नहीं है, अपोजिशन के साथ ही है। ये हमारा एक जुडिशल सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं उसकी वजह से है। अब ये देखिए कि जैसे आपने बताया, आप कह रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो कब होगी, किस वक्त होगी। लोग जो हैं जिनके हम अब बात कर रहे हैं ऑपोजिशन के, जिनके ऊपर मुकदमात हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई, वो 6-6 महीने 8-8 महीने जेलों में रहे, उसके बाद ज़मानत के ऊपर आ गए। जो सवाल मेरा है वो वही है, और वो ये है कि उनको गिरफ्तार किया गया एक इल्ज़ाम के ऊपर, वो इल्ज़ाम साबित अभी तक नहीं हो पाया। अब ये कितना इंतजार और किया जाएगा, इतने में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं अगली हुकूमत PTI की होगी या नहीं होगी, तो फिर अगली हुकूमत जो आएगी वो किस तरीके से उसको देख रही होगी। ये कब तक ऐसे चलता चला जाएगा। इतने में दूसरी बात जो हुई है वो ये है कि जो बयानिया है PTI का, लोग कहते हैं कि अब हम थक गए हैं उस बयानिए को सुनते सुनते कि जी करप्शन 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 ऑपोजिशन की, और उसके बजाय महंगाई का जो बयानिया है जो ऑपोजिशन कह रही है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखें अब्दुल रऊफ साहब, आप का बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है कि एहतसाब के हवाले से अगर हम आवाम को कोई रिजल्ट, कोई नताइज ना दिखा सके तो जाहिर है कि एक चीज जिसका हमने वादा किया था, हमारी पार्टी का नाम भी इंसाफ की बुनियाद के ऊपर है। 2023 के जब इलेक्शंस में हमने जाना है तो वहां पे हमें अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आवाम से वोट मांगना है। तो एहतसाब जो है एक यकीनन हमारे वादों में शामिल था और हमें इसके नताइज वो देने पड़ेंगे इस हुकूमत के मुकम्मल होने तक। दूसरी तरफ जो बात आपने महंगाई की कही कि अपोजिशन का बयानिया महंगाई के बारे में बड़ा कामयाब होता जा रहा है, मैं ये कहूँगा कि महंगाई एक इस वक्त ग्लोबल फिनोमिना है, और अगर आप टर्की में चले जाएं, यूके में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, तो आपको वहां पे भी एक महंगाई का तूफान नजर आएगा। और बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है एक ऐसा कंट्री है कि जिसका इन्हिसार जो है वो कोई 90% के करीब जो है वो इंपोर्ट के ऊपर ही होता है। हमें हमारी ऑयल इंपोर्ट जो है बहुत बड़ा है, हमारी कमोडिटीज जो है वो बहुत बड़ा बिल है, और उसके लिए जाहिर है कि आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं, और डॉलर कमाने के लिए आपको एक्सपोर्ट्स चाहिए, और एक्सपोर्ट्स होने के लिए आपके पास एक बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, एक प्रोडक्शन चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। अगरचे अगर आप देखें तो तीसरे साल में एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है पहले 2 साल की निस्बत, लेकिन ये इजाफा इतना नहीं है कि जिससे ये जो इस वक्त हमें डेफिसिट आ रहा है, चाहे वो ट्रेड के अंदर आ रहा है या करंट अकाउंट के अंदर आ रहा है, या हमें अपनी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर IMF की मदद लेनी पड़ रही है, तो ये इस मुल्क को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए इसको डॉलर कमाने पड़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कमाना पड़ेगा, और इंपोर्ट के ऊपर रिलायंस कम करना पड़ेगा, और वो ओवरनाइट नहीं हो सकेगा। थैंक यू अहमदाबाद।
आपकी बड़ी मेहरबानी। हम चलते हैं, अपने शो का इख्तिताम करते हैं। आज हमने मुख्तलिफ हवालों से बात की, लेकिन एक चीज़ जो है उसके बारे में हुकूमत को वाकई सोचना चाहिए, और वो ये है, तमाम तीनों सेगमेंट में हमारे ये बात सामने आती है कि इस वक्त जो महंगाई है वो असल इशू है। लोग इसी बयानिए के ऊपर चल रहे हैं, इसी बयानिए को सुन रहे हैं, और इसी बयानिए के ऊपर शायद आगे चल के वोट भी देंगे। हुकूमत का ये बयानिया कि एहतसाब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इतना मौसर साबित नहीं हो रहा, ख़ासतौर पर ऐसे में कि एहतसाब सिर्फ अपोजिशन लीडर्स का हो रहा है, इसमें हुकूमती अहदेदार शामिल नहीं हैं। हुकूमती अहदेदारों के बारे में भी उंगलियां उठती हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हम प्रोग्राम का यहाँ खात्मा करते हैं, कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर मिलेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।